स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जो एसएसटी का जो हम मॉडल पेपर कर रहे थे, यह उस वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। सेक्शन बी है, उसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक 2 नंबर का होने वाला है। टोटल 8 नंबर की वेटेज का ये सेक्शन होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि वनों को हमारे जीवन में कोई 2 महत्व है वो आपको बताना है। और इसके अथवा में पूछा गया है कि 1878 के वन कानून के कोई 2 महत्व आपको लिखने हैं। आपको इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक एग्जाम में करके आना है, तो मैं आपको इन दोनों के ही आंसर बताने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में फर्स्ट सेक्शन का आपको लिखना है कि वनों का हमारे जीवन में कोई 2 महत्व है। वन है वो वायु तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा में भी सहायक होते हैं। इसी के साथ जो वन है वो प्रकृति में संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। तो ये आपको आंसर लिखना है, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप है, तो इसमें आपको 2 पॉइंट्स ही लिखना है। सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि 1878 के वन कानून के आपको कोई 2 महत्व है वो लिखने हैं। तो जो 1878 का जो वन अधिनियम था, उसमें वनों को आरक्षित, संरक्षित और गांव के जंगलों में विभाजित कर दिया गया था। और इस अधिनियम के द्वारा जो आरक्षित वन थे उनको स्थानीय अधिकारों को हटा दिया गया था और उन आरक्षित वनों को विशेष रूप से सरकारी भंडार में रखा गया था। तो ये आपको इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि भारत में निर्धनता रेखा का जो निर्धारण है वो किस प्रकार से किया जाता है। इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है कि जो भारत में निर्धनता रेखा का जो निर्धारण है वो मानव की जो डेली नीड्स होती है उनके बेसिस पे किया जाता है। डेली नीड्स में क्या आती है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा आदि की जो भौतिक मात्रा है उनको रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा करके हम निर्धनता रेखा का निर्धारण करते हैं। इसी के साथ जो वर्तमान में जो निर्धनता रेखा के लिए जो वांछित कैलोरी है वो आवश्यक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तो 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति है और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ऊर्जा है वो देने वाले भोजन से हम कैलोरी का मेजरमेंट करते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि आदर्श आचार संहिता से आप क्या समझते हैं। आचार संहिता क्या होती है कि चुनावों के दौरान जो राजनीतिक दलों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को ही हम क्या कहते हैं? आचार संहिता कहते हैं। आदर्श आचार संहिता तब तक प्रभावी रहती है जब तक जो चुनावी प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो जाती है, तब तक आदर्श आचार संहिता है वो प्रभावी रहती है। इसी के साथ जो चुनाव प्रचार किए जाते हैं उनके लिए किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग है वो भी नहीं किया जाता है जब तक वो आदर्श आचार संहिता लागू होती है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य को आपको परिभाषित करना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन सा होता है? जिस मूल्य पर सरकार है वो किसानों से अनाज को खरीदती है, वही न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। इसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है? यह है क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। न्यूनतम समर्थन मूल्य है वह दर होती है जिस पर सरकार है वो किसानों से फसल को खरीदती है और यह जो किसानों की जो उत्पादन की जो लागत होती है उसमें कम से कम 1.5 गुना अधिक होती है। जैसे मान सकते हो आपकी 50 रुपए अगर किसानों की लागत है तो सरकार उनसे कितनी लागत में खरीदेगी? लगभग 75 रुपए है वो सरकार उन किसानों को प्रदान करेगी। तो यही कहलाती है न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके टोटल 5 क्वेश्चन है वो पूछे जाने हैं और सभी कितने नंबर के होने वाले? 3 नंबर के। इसलिए इसका टोटल वेटेज कितना हो गया? 15 नंबर का ये वेटेज का होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि औपनिवेशिक सरकारें हैं वो चरवा भूमि को कृषि भूमि में क्यों परिवर्तित करना चाहती थी, अथवा वन कानूनों ने घुमंतु चरवाओं के जीवन को कैसे प्रभावित किया। तो आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको किसी एक का आंसर देना है। तो मैं इन दोनों का ही आंसर बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम इस फर्स्ट का आंसर देखते हैं। तो औपनिवेशिक जो सरकारें थी वो चरवा भूमि को कृषि भूमि में निम्नलिखित कारणों से परिवर्तित करना चाहती थी। क्या कारण थे वो? औपनिवेशिक सरकार क्या चाहती थी? वो कृषि को बढ़ावा देना चाहती थी और कृषि का बढ़ावा देकर वो कपास, जूट, गेहूं जैसी जो फसलें थी उनका अधिक उत्पादन करना चाहती थी, क्योंकि इनकी जो इंग्लैंड में थी वो डिमांड बहुत ही ज्यादा थी। इसलिए औपनिवेशिक सरकार कृषि को बढ़ावा देना चाहती थी। सेकंड है कि भू राजस्व है वो औपनिवेशिक सरकार के वित्त का मुख्य स्रोत था, इसलिए वो खेती करने के लिए वो अपने राजस्व को भी बढ़ाना चाहते थे।
ऑप्शन सी है कि औपनिवेशिक अधिकारी है वो यह मानते थे कि खाली भूमि से न तो उनको कोई लाभ हो सकता था, इसलिए औपनिवेशिक सरकारें थी वो चरवा भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना चाहती थी। तो ये तीन प्रमुख कारण थे औपनिवेशिक सरकार द्वारा चरवा भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करने के। सेकंड पूछा गया है कि वन कानूनों ने घुमंतु चरवाहों के जीवन को कैसे प्रभावित किया है। तो जो वन कानून की बात है, जो चरवाहों को जंगलों में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था और क्योंकि वो बिना परमिट जंगल में नहीं जा सकते थे। वन कानूनों के बाद चरवाहों को जो चरागाह थे वो सिकुड़ गए थे और उनकी आवाजाही थी वो भी नियंत्रित कर दी गई थी। वन कानूनों के बाद चरवाहों को पहले से ही तय तारीख के आधार पर ही जंगलों में जाना होता था तथा पहले की तुलना में वे अब कम समय तक ही जंगल में रह सकते थे। तो ये तीनों पॉइंट ये दर्शाते हैं कि वन कानूनों ने घुमंतु चरवाहों के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित किया था। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि प्रवास के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो प्रवास के मुख्य कारण था कि एक तो कारण था कि रोजगार जिसके कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते थे, किस लिए? रोजगार के लिए। सेकंड कारण था कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने लगते थे। थर्ड रीजन था कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य आवश्यक सुविधाओं की प्राप्ति हेतु भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते थे। ये तीन प्रमुख कारण थे प्रवास के। क्वेश्चन नंबर 27 है कि समानता का अधिकार का विश्लेषण कीजिए। तो जो समानता का अधिकार है वो भारतीय संविधान के 6 मौलिक अधिकारों में से एक है। यह संविधान के आर्टिकल कौन से 14 से 18 तक जो समानता का अधिकार है उसका वर्णन किया गया है। इसमें कानून के समक्ष समानता, धर्म, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है वो शामिल किया गया है। इसके माध्यम से यह प्रयास भी किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव न हो तथा समान व्यवहार किया जाए। यह समानता के अधिकार में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि खाद्य सुरक्षा है वो किसी देश के लिए क्यों आवश्यक है, वो आपको बताना है। तो खाद्य सुरक्षा है वो उसके माध्यम से सरकार समाज के जो गरीब वर्ग है उनके लिए, लोगों के लिए मुफ्त में अथवा कम से कम मूल्य पर अनाज उपलब्ध करवाती है। खाद्य सुरक्षा के माध्यम से भविष्य के लिए अनाज को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। इसी के साथ सरकारों द्वारा जिन क्षेत्रों में अनाज की कमी होती है उन क्षेत्रों में भी अनाज उपलब्ध करवाया जाता है, जो कि खाद्य सुरक्षा के माध्यम से ही संभव हो पाता है। ये तीनों पॉइंट्स ये दर्शाते हैं कि खाद्य सुरक्षा किसी देश के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि आपके विचार में भारतीय न्यायपालिका है वो स्वतंत्र क्यों है, कारण बताइए। इसका कारण है कि कानून को निरंतर बनाए रखने के लिए तथा सबके लिए कानून समान हो यह सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका है वह आवश्यक है। सेकंड पॉइंट में लिखना है कि प्रत्येक व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा करने हेतु स्वतंत्र न्यायपालिका का होना भी आवश्यक है। और थर्ड पॉइंट है कि न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए की जाती है तथा उन्हें निश्चित अवधि से पूर्व नहीं हटाया जा सकता है। निश्चित अवधि से पूर्व हटाने के लिए एक कठिन प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। तो ये तीन निम्न पॉइंट ये दर्शाते हैं कि भारतीय न्यायपालिका वह स्वतंत्र है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इस मॉडल पेपर का सेक्शन डी हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं।